I feel pleased to introduce Professor रामदेव भारद्वाज सर। वर्तमान में प्रोफेसर भारद्वाज अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के पद पे कार्यरत है। प्रोफेसर भारद्वाज इनके पूर्व माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल में कुलाधीश सचिव एवं भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश में निदेशक के दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं। आपने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में अकादमिक और प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन किया है। आपने गजामरा विश्वविद्यालय जोग जकार्ता तथा इंडोनेशिया विश्वविद्यालय जकार्ता में इंडोनेशिया इतिहास, संस्कृति, साहित्य एवं भाषा का 1984-85 में अध्ययन किया है। इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सुकर्नो पर फॉर एजुकेशन जकार्ता द्वारा स्वर्ण पदक भी दिया गया। आपने चीन में विवेकानंद, महात्मा गांधी और कन्फ्यूशियस एवं भारत चीन सब आपने अपने व्याख्यान द्वारा केवल अपने ही देश को नहीं अपितु कई देशों को लाभान्वित किया। आपको मध्य प्रदेश हिंदी गद्य अकादमी भोपाल द्वारा राजनीतिक विज्ञान लोक प्रशासन में सृजनात्मक लेखन के लिए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा सृजन सम्मान 2006 में प्रदान किया गया। आपको अन्य कई सम्मानों से भी नवाजा गया। सर, आपके आलेख चीनी, जापानी, स्पेनिश एवं फ्रेंच भाषा में अनुदित एवं प्रकाशित हुए हैं। प्रोफेसर भारद्वाज आपके द्वारा 24 पुस्तकों का शोध लेखन किया गया है। आपने कई पुस्तकों का संपादन भी किया। आपके 110 आलेख अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हो चुके हैं। आप 23 अंतरराष्ट्रीय एवं 150 राष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध आलेख प्रस्तुत कर चुके हैं। आपके निर्देशन में 12 शोधार्थियों ने शोध कार्य पूर्ण किया। May I request Professor Bhardwaj to address the good gathering with his intellectual talk on the topic Bharat and Indonesia. May I request Professor Bhardwaj to enlighten us with your intellectual talk. Over to you, sir. Thank you very much. आप सभी का अभिवादन और स्वागत करते हुए मैं इस ओरिएंटेशन कोर्स में पधारे हुए सभी प्रतिभागियों का, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है, लगभग 90 पार्टिसिपेंट्स देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से आए हुए हैं। वर्चुअल माध्यम से हम लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। यद्यपि संकट काल कम हुआ है, टला नहीं है, मैं उन सभी प्रतिभागियों को हृदय से अपना नमन व्यक्त करता हूँ। कार्यक्रम में आप सब लोगों के बीच आने के लिए मुझे जिनका आदेश हुआ है, ऐसे हमारे पूज्य गिरीश्वर जी, जिनका स्नेह मुझे सतत मिलता रहा, और ऐसे ही मौक़ों पर मैं आप जैसे महानुभावों से परिचित होता रहा हूँ। मैं गिरीश्वर जी को अपनी ओर से प्रणाम निवेदित करता हूँ। नंद किशोर जी, जिनसे समय समय पर इस ओरिएंटेशन कोर्स के बारे में चर्चा होती रही, विषय के निर्धारण के संबंध में और कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में जो हमने विमर्श किया, मैं उनको भी अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे जो विषय दिया गया है आपके सम्मुख विमर्श करने के लिए, चर्चा करने के लिए, वह भारत और इंडोनेशिया है। यद्यपि यह विषय बहुत ही व्यापक है, कहाँ से इसे आरंभ किया जाए, कहाँ इसे समाप्त किया जाए,
इसकी निरंतरता, इसकी जड़ों से आरंभ होते हुए वर्तमान तक एक समग्र दृष्टि से इसे रखना निश्चित तौर पर कठिन कार्य है। मैं कुछ सूत्र रूप में आपसे चर्चा करूंगा और बहुत सारे विषयों को, चिंतन को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश करूंगा। इंडोनेशिया पूरे विश्व के लिए एक बड़ा आकर्षण का विषय है। इंडोनेशिया दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहां की जनसंख्या 80-85% से अधिक जनसंख्या इस्लाम धर्म का अनुकरण करती है, मुस्लिम हैं। लेकिन इंडोनेशिया इस्लामिक राष्ट्र नहीं है। स्वतंत्रता के दौरान और उसके बाद में प्रयास हुए, लेकिन उनकी जड़ें, उनका जीवन दर्शन, उनका रहन सहन, उनके आचार विचार और संस्कार जहाँ से पल्लवित हुए वह है भारत का हिंदू दर्शन, रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कृतियाँ, मान्यताएं, भारतीय वांग्मय। इन सब से इंडोनेशिया का जो एक स्वरूप है वो उभर कर सामने आया है। मैं अपनी बात इंडोनेशिया के पूर्व शिक्षा मंत्री, जिनका मैंने साक्षात्कार लिया कुछ वर्षों पूर्व, उनके उस कथन से आरंभ करना चाहूँगा जब मैंने उनसे पूछा कि आप मुस्लिम हैं, इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, आप सड़कों पर हों, बाज़ार में हों, शॉपिंग मॉल में हों, घरों में हों, स्कूलों में हों, विश्वविद्यालय महाविश्वविद्यालयों में हों, नमाज पढ़ने के लिए अलग से पृथक स्थान है, यह आप करते हैं। लेकिन आपकी जो मजलिस है, जिसे पार्लियामेंट कहते हैं, उसके मुख्य द्वार पर गणेश का प्रतिमा लगी हुई है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में योग्यकार्ता में स्थापित गजा मडा विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर बहुत बड़ी गणेश की प्रतिमा और उसी तालाब में छोटे छोटे कमल खिल रहे हैं। लोग उन्हें जाते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और इंडोनेशियाई भाषा में देवा इल्मु डारी इंडिया, इल्म के देवता जो भारत से आए हैं उनको प्रणाम करते हैं। यह सब कैसे है? उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी मान्यताएं, हमारी जीवन पद्धति शताब्दियों से हिंदू धर्म से प्रभावित रही है और हम उसका अनुकरण करते हैं, हम उसको छोड़ नहीं सकते। धर्म हमारी आस्था का विषय है, इस्लाम हमारी आस्था का विषय है, हम इसको भी नहीं छोड़ सकते। इस तरह दोनों एक समन्वय के रूप में अनादिकाल से लगभग
14वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी से आज तक निरंतर चले आ रहे हैं। यह उदाहरण या यह साक्षात्कार प्रकाशित होने के बाद अनेक लोगों ने मुझसे इस विषय में चर्चाएं की हैं और मैंने उन विषयों को बड़ी बारीकी से रखने का प्रयास किया है। आज भी मेरा यह प्रयास आप सभी लोगों के बीच में रहेगा कि इंडोनेशिया क्या है, कहाँ है, कैसा है और भारत के उसके साथ में कैसे संबंध हैं। मैं अपने इस व्याख्यान को 2 भागों में विभक्त करूँगा। पहला, मैं इंडोनेशिया की उस बैकग्राउंड को, उस परिवेश को आप सभी लोगों के सामने उद्धृत करूँगा, रखने का प्रयास करूँगा, जिनमें हम कहते हैं कि उसकी जड़ें आज भी भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति और मान्यताओं से संचित होती हैं। और फिर उपनिवेशवाद के काल में इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति, राष्ट्रवादी, प्रखर चिंतक और नेता सुकार्नो, जिन्होंने इंडोनेशिया को इस्लामिक देश नहीं बनने दिया, एक राष्ट्रवादी देश के रूप में उभारा, उन पर भारतीय संस्कृति का, भारतीय चिंतकों का, विशेष तौर पर स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर राव, महात्मा गांधी आदि सभी का जो प्रभाव था, उस प्रभाव ने उन्हें इस्लामिक राष्ट्र बनने से रोका। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए जब इंडोनेशिया आज़ाद हुआ और उसके बाद जब इंडोनेशिया पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गया, तो इंडोनेशिया की राष्ट्र की आधारशिला, जिसे हम विजन और मिशन के नाम से जानते हैं, कहते हैं, उसके ड्राफ्ट की रचना हुई। और उस ड्राफ्ट की रचना में उन्होंने पंचाशीला, पंचा यानी 5, शीला यानी आधार, 5 महत्वपूर्ण आधार इंडोनेशिया के प्रजातंत्र के दिए। और उन इंडोनेशियाई 5 आधारों पर भारतीय संस्कृति, दर्शन, संस्कार, रीति रिवाज, मान्यताएं, रहन सहन, खान पान, सबका क्या प्रभाव पड़ा। और वर्तमान में इंडोनेशिया एक सक्षम, स्वतंत्र, संप्रभु राष्ट्र के रूप में हमारे सामने है, जिससे दुनिया के सभी देशों के संबंध हैं। इंडोनेशिया मूलतः भूगोल की दृष्टि से हम यदि देखें तो 2 बड़े महासागरों के बीच, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के मध्य स्थित है। इसमें लगभग 65-70 हजार छोटे छोटे द्वीप आते हैं। ये द्वीप समूह मिलकर के इंडोनेशिया बना है। पहले जब समुद्र से व्यापार हुआ करता था, तो एशिया पैसिफिक का सारा व्यापार स्ट्रेट ऑफ मलक्का और स्ट्रेट ऑफ सुंडा, स्ट्रेट ऑफ बाली, स्ट्रेट ऑफ लॉम्बोक, इनके द्वारा हुआ करता था, जिसे हम मलक्का जलडमरू मध्य, सुमात्रा जलडमरू मध्य के नाम से जानते हैं। सारा व्यापार वहीं होता था। जावा और सुमात्रा जो बड़े द्वीप हैं, ये व्यापार का बड़ा केंद्र थे।
चाइना के, अरब के, भारत के व्यापारी वहाँ जाते थे, व्यापार करते थे और लंबे समय तक वहाँ रहते थे, क्योंकि उस समय जब पश्चिमी हवाएं चलती थीं और पूर्वी हवाएं चलती थीं, उनके झोंकों के प्रवाह से नौकायन हुआ करता था। तो भारत के लोग इंडोनेशिया में जाकर रहने लगे और जब धाराएं और दिशाएं बदलती थीं तो उसके बाद वो भारत आ जाते थे। इस तरीके से कई शताब्दियों तक यह क्रम चलता रहा। भारत का सिल्क, ढाका का सिल्क, चीन के उत्पाद और इंडोनेशिया में जो मिर्च और मसाला जिसे कहते हैं, काली मिर्ची, लौंग, तेजपात, इनका बहुत उत्पादन होता था और इंडोनेशिया मसाले के लिए प्रसिद्ध था। वह मसाला यूरोप में जाता था सिल्क रूट के माध्यम से। तब यह एक राष्ट्र छोटे छोटे द्वीपों में बटा हुआ था और इसमें वहाँ की जो संस्कृति और सभ्यता थी उस पर भारतीय चिंतन और दर्शन का प्रभाव देखने को मिला। ईसा के पहली शताब्दी से ही हम इंडोनेशिया के जनजीवन पर भारत के प्रभाव को देखते हैं। वहाँ के परिवार की संरचना, जो संयुक्त परिवार की संरचना थी, बुजुर्गों का आदर करना, एक परिवार में समूह में रहना और धीरे धीरे स्नेह स्नेह भारतीय मूल्य वहाँ जड़ें पकड़ने लगी और 7वीं शताब्दी तक आते आते इंडोनेशिया एक बहुत बड़ा हिंदू राष्ट्र के रूप में उभरने लगा। जब राजेंद्र चोल ने श्री विजय साम्राज्य की स्थापना की इंडोनेशिया में, तो श्री विजय साम्राज्य एक संपन्न, शक्ति संपन्न साम्राज्य था। उसकी शक्ति इतनी थी कि एशिया और पैसिफिक के बीच में होने वाले संपूर्ण व्यापार पर उसका एकाधिकार स्थापित था। इतना ही नहीं, एशिया और पैसिफिक के बीच में कौन सा जहाज कहाँ से जाएगा और उससे कितना चुंगी ली जाएगी, टैक्स लिया जाएगा, यूरोप में कितना सामान जाएगा नहीं जाएगा, उसके ऊपर पूरा नियंत्रण श्री विजय साम्राज्य का था। यह श्री विजय साम्राज्य राजेंद्र चोल वंश के साम्राज्य से निकला हुआ एक साम्राज्य था जो 634 ईस्वी से लेकर 1376 ईस्वी तक वहाँ रहा। वहाँ की जो व्यवस्था थी उसमें मनु और कौटिल्य के नीति, दर्शन और अर्थनीति पर आधारित व्यवस्थाओं को संचालन में निपुणता हासिल थी। इसी कालांतर में वहाँ रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद,
पुराण और प्राचीन भारतीय वाङ्मय वहां के जनजीवन में रस बस गया और वह एक शक्ति संपन्न प्रभुत्व राज्य के रूप में, हिंदू राज्य के रूप में उभर कर के सामने आया। लेकिन जब कालांतर में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, तब यह देखा गया कि धीरे धीरे बौद्ध धर्म का भी विस्तार हुआ। एक और महत्वपूर्ण साम्राज्य हिंदू साम्राज्य जिसे हम कहते हैं माजापाहित साम्राज्य, यह साम्राज्य जोग्जकार्ता में था। जोग्जकार्ता यानी योग्यकर्ता, जकार्ता मतलब जया करता। जोग्जकार्ता में एक हिंदू साम्राज्य था, माजापाहित साम्राज्य। यह 1293 से लेकर के 1327 तक उसकी अद्भुत शक्ति थी। इंडोनेशियाई साम्राज्य में माजापाहित साम्राज्य ने यह सबसे पहले स्वप्न देखा था। वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, राजा के जो प्रधानमंत्री थे गजा मडा, जिनके नाम से जोग्जकार्ता में विश्वविद्यालय भी है, गजा मडा विश्वविद्यालय, जहाँ मुझे अध्ययन करने का सौभाग्य मिला। गजा यानी हाथी, मडा यानी मस्तिष्क, हाथी के मस्तिष्क के समान। यह जो गजामडा साम्राज्य था, यह हिंदू साम्राज्य था और गजामडा ने सबसे पहले इंडोनेशिया में ये स्वप्न देखा कि इंडोनेशिया के जितने हजारों द्वीप छोटे छोटे खंडों में विभाजित हैं, छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हैं, इन सबको एक सूत्र में बांधा जाए। तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता का जो स्वप्न योग्यकर्ता साम्राज्य में गजामडा ने देखा और श्रीविजय साम्राज्य के समय जो एक समुद्री शक्ति के रूप में इंडोनेशिया को उभरने का स्वप्न श्रीविजय साम्राज्य ने देखा, आज इंडोनेशिया की आधारशिला है। आज इंडोनेशिया स्वयं अपने आप को श्रीविजय और माजापाहित साम्राज्य का वंशज कहने में गौरव का अनुभव करता है। और स्वतंत्र इंडोनेशिया का जो लक्ष्य है वह यह है कि मैं श्रीविजय साम्राज्य की तरह इतना शक्ति संपन्न बन जाऊं कि एशिया, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में होने वाले सभी व्यापार के ऊपर मैं अपना नियंत्रण रखूं, अपना एकाधिकार रखूं। इसलिए जब भारत और इंडोनेशिया के बीच में जब मतभेदों का समय आया था, तब उन्होंने इंडियन ओशन को इंडोनेशियन ओशन के नाम से नामकरण किया और कहा कि इस पर इंडोनेशिया का आधिपत्य है। बात मैं जो कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि इंडोनेशिया के ये जो दो साम्राज्य हैं, जो हिंदू साम्राज्य थे, बौद्ध साम्राज्य थे, श्रीविजय और माजापाहित साम्राज्य, इंडोनेशिया की चेतना, इंडोनेशिया के स्पंदन, इंडोनेशिया में इतना दृढ़ता का भाव, इंडोनेशिया में इतनी निडरता, साहस और अदम्य शक्ति का स्रोत, ये दो साम्राज्य हैं। इंडोनेशिया की आज बनने वाली सभी नीतियां और मार्गदर्शक इंडोनेशिया के इन दो साम्राज्यों से प्रेरित और संचालित होती हैं।
अखंडता की दृष्टि से माजापाहित साम्राज्य और शक्ति संपन्नता की दृष्टि से श्रीविजय साम्राज्य। वो चाहते हैं कि इंडोनेशिया के सारे द्वीप एक सूत्र में बंधे रहें, अखंड रहें और इंडोनेशिया श्रीविजय साम्राज्य की तरह शक्ति संपन्न बने। जैसा मैंने आरंभ में कहा कि इंडोनेशिया साम्राज्य, वर्तमान का जो इंडोनेशिया है वह अपने पूर्वजों के योगदान को भूला नहीं है। चाहे भले ही वहाँ पर 85-90% इस्लाम धर्म के अनुयायी हों, वे भी इस बात को मांगते हैं और संकल्पित हैं कि हमें इस प्रकार के राज्य की स्थापना और गठन करना है। इस दृष्टि से हम यदि विचार करें तो जब कालांतर में इस्लाम धर्म का 13वीं शताब्दी के बाद में इमर्जेंस हुआ, उदय हुआ, तो इस्लाम धर्म भी वहाँ पर एक मॉडरेट रूप में उभार इसका आया क्योंकि प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के तोड़फोड़ का युग इंडोनेशिया में नहीं था। वहाँ इस्लामिक राजा हुए, इस्लामिक लोगों ने अपना राज्य संचालन किया, लेकिन मूर्तियों को तोड़ना, संस्कृति को विध्वंस करना, साहित्य को ध्वस्त करना, यह सब वहाँ देखने को नहीं मिला। यद्यपि जिस तरीके से व्यक्ति के जन्म संस्कार भारत में होते हैं, उसी तरीके से सारे षोडश संस्कार इंडोनेशिया के समाज में आज भी व्याप्त हैं। बाली द्वीप, जहाँ लगभग 98% हिंदू निवास करते हैं, उसका तो नज़ारा ही एकदम अलग है। वहाँ पर सुबह गायत्री, दोपहर गायत्री और शाम को गायत्री। हर दरवाजे के दोनों ओर आपको स्वास्तिक मिलेंगे। बीच में दरवाजे के ऊपर गणेश की प्रतिमा मिलेगी। सूर्य उदय से पहले प्राय लोग स्नान करके मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं, घरों में पूजा अर्चना करते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती और दिए लगाते हैं। वे पेड़ों की भी आज भी पेड़ों की पूजा करते हैं, समुद्र की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, जीव जंतुओं की पूजा करते हैं, वनस्पतियों की पूजा करते हैं,